हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 साइंस क्लास 8th का, विच इज़ स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे स्टार्स क्या होते हैं जो आपको दिखते हैं, सिर्फ उतने होते हैं। कॉन्स्टलेशंस, ये सब हम स्टार्स से जो फॉर्म होते हैं ये पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में, सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, सन हो गया, जो भी चीज़ें आसमान में आपको दिखती हैं उन सबको हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को जो स्टडी करता है एंड उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिनन स्टडी करता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो मून हो गया, स्टार हो गया, या फिर डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, इन सभी को हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड इनकी स्टडी है, इससे भी कुछ रिलेटेड चीज़ों की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में कि मून, फेज ऑफ मून क्या होते हैं। The day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day। जिस दिन हमें पूरा चांद मतलब पूरा डिस्क दिखाई देता है मून का, उस दिन को हम कहते हैं फुल मून डे। On the 15th day the moon is not visible which is known as the new moon day। 15th डे पे आपको मून विजिबल नहीं होता है, उस डे को हम कहते हैं न्यू मून डे, क्योंकि उस दिन के बाद से फिर से ये फेज शुरू हो जाएगा, यहाँ से मून बनना स्टार्ट हो जाएगा। When only a small portion of the moon appears in the sky is known as a crescent moon। इस मून को हम क्रीसेंट मून कहते हैं, ठीक है, जिसका सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही आपको विजिबल होता है। The various shapes of the bright part of the moon as seen during the month are called the phases of the moon। जो भी आप एक महीने के दौरान जितने भी वेरियस शेप्स देखते हो, मतलब ब्राइट पार्ट जो मून का होता है, मतलब सिर्फ जो ब्राइट वाला हिस्सा आपको दिखता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, उसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। एक्चुअली ये जो फोटो है आपके सामने, इसी को हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। दिवाली के दिन जैसे हम बहुत सारे जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो भी मून के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। जैसे न्यू मून डे के दिन दिवाली होती है, एंड बुद्ध पूर्णिमा या गुरु नानक जी का बर्थडे जब होता है तब फुल मून डे होता है। एंड देन महाशिवरात्रि जो होती है 13 नाइट ऑफ वार्निंग मून के दिन बनाई जाती है। ईद उल फितर जब क्रीसेंट मून दिखता है तब बनाई जाती है। तो ये कुछ मून के बेसिस पर कुछ फेस्टिवल्स डिसाइड हैं जो आगे आपकी बुक में है। The moon completes one rotation on its axis as it complete one revolution around the earth। तो इस बात को ध्यान से समझना कि जब मून जो है अर्थ के आसपास एक रिवोल्यूशन लगा लेता है तब वो अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट हो चुका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्थ है एंड मून ने इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, तो उसने अपने एक्सिस पर एक रोटेशन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉकिंग है कि बस एक रोटेशन, तो यस एक रोटेशन वो कंप्लीट करता है जब वो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड। Moon is visible to us because the sunlight falling on it get reflected towards Earth। मून का खुद का कोई लाइट नहीं है, मून हमें सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि सनलाइट उसके ऊपर गिरती है। ठीक है, सनलाइट, सन की वजह से ये हमको विजिबल है एंड वो लाइट हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे द मून्स सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चन बनता है ये डायरेक्ट कि मून के सरफेस के बारे में कुछ पॉइंट्स आप बताओ। ओके, मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। बहुत ज़्यादा, जितना सुंदर मून दिखता है यहाँ से उतना सुंदर है नहीं। मून का जो सरफेस है बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा बैरन है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं उसके अंदर। देर आर मेनी क्रेटर्स। क्रेटर्स मतलब वही गड्ढे, बड़े छोटे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। इट हैज़ ऑल्सो द लार्ज नंबर ऑफ द स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। मतलब छोटे बड़े एंड जो बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स होते हैं, नुकीले, हर टाइप के माउंटेन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मून के सरफेस के बारे में तो आपको ये भी लिखना है एंड साथ में भी लिखना है कि इट हैज़ नो एटमोसफियर एंड नो वाटर। बस ये चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। द सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। सन भी एक स्टार है एंड उसकी खुद की लाइट है। द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। तो दोपहर के टाइम पर भी स्टार्स प्रेजेंट होते हैं आसमान में। हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सन की खुद की इतनी ज़्यादा लाइट है, बिकॉज ऑफ डैट वो हमें विजिबल नहीं होते डे टाइम पे।
However, they are not visible then because of the bright sunlight. The pole star which is situated in the direction of the earth's axis, it does not appear to move. जो पोल स्टार होता है जो कि अर्थ के जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है जस्ट उधर ही लोकेटेड है, उसके डायरेक्शन में लोकेटेड है, वो हमें मूव करता हुआ नहीं दिखता है कभी भी। ओके अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, अब कुछ लोगों को पता लग जाएगी। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। जब भी स्टार्स कोई ग्रुप बनाते हैं एंड वो ग्रुप आपको कोई शेप आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि कोई शेप बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अब कुछ कॉन्स्टिलेशन, मेजर कॉन्स्टिलेशन है जिनका नाम आपको याद रखना है फिक्स अपने दिमाग में। उर्सा मेजर, ऑल्सो नोन एज उर्सा मेजर के 3 नाम और है, बिग डिपर, द ग्रेट बियर एंड द सप्तऋषि। कुछ इस तरीके का उर्सा मेजर दिखता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये 7 स्टार से बना है, इसलिए हम इनको सप्तऋषि भी बोलते हैं। द ग्रेट बियर एंड द बिग डिपर। बिग डिपर क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ हैंडल सा है एंड ये कुछ कंटेन, तो ये सब चीजें ऐसे। देयर आर द 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन देयर कॉन्स्टिलेशन अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और द क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है, लेडल की तरह दिखता है, इसलिए ये 7 प्रोमिनेंट स्टार हैं जो ये कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉन्स्टिलेशन की जिसको हम कहते हैं ओरियन। ओरियो नहीं, ओरियन। ओके, इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन जो कि आपको विंटर के टाइम पे दिखेगा। इसके अंदर भी कुछ 7 से 8 ब्राइट स्टार्स हैं। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। हम इसको ओरियन को हंटर भी बुलाते हैं। देखो ये जो कॉन्स्टिलेशन है इनके और क्या नाम है ये सबसे जरूरी है कि आप याद कर लो, ठीक है। बाकी बने ये 7 8 स्टार्स से ही है। इसकी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच वाले को ना काउंट करें तो 7 एंड बीच वाले को अगर काउंट करें तो 8। ये कुछ हंटर के शेप में है, इसलिए जैसे हंटर की जो ड्रेस होती है उस शेप में, इसलिए हमने इसको हंटर सा नाम दिया है। The 3 middle stars, the belt of the hunter, the 4 bright star arranged in the form of the quadrilateral. यहाँ पर जो आपको बीच के 3 स्टार दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं बेल्ट हंटर के, एंड ये जो बाकी के ये जो नीचे का आपको फॉर्म दिख रहा है इसको हम क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द स्टार सीरस, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। अब सीरस को कैसे लोकेट करना है, देखो ये जो 3 स्टार्स हैं बेल्ट के, जस्ट इससे एक जो लाइन जाएगी उसी के डायरेक्शन में आपको सीरस स्टार दिखेगा। ओके, द स्टार सीरस, ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। सीरस स्टार को हम ब्राइटेस्ट स्टार कहते हैं स्काई में। कैसोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। नॉर्दर्न स्काई में ये कैसोपिया नाम का भी कॉन्स्टिलेशन आपको मिलेगा। इट इज विजिबल ड्यूरिंग द विंटर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। जैसे रात होना जब शुरू होती है विंटर्स में तब ये आपको कॉन्स्टिलेशन विजिबल होगा। इट लुक लाइक अ डिसऑर्टेड लेटर W और M। ओके, कुछ W जैसे दिखेगा एंड M जैसे दिखेगा। डिसऑर्डेड मतलब हम W ऐसे बनाते हैं ना पर्टिकुलरली, बट ये थोड़ा सा आपको ऐसे करके ऐसा W दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर कुछ कॉन्स्टलेशंस आपको दिख रहे हैं जिनको हमने जो रिप्रेजेंट किया है उसी की तरह। जैसे हमने इसको ग्रेट बियर बोला था, तो ये उर्सा मेजर पता नहीं कौन सा एंगल से ग्रेट बियर लग रहा है, बट इसको हम बुलाते हैं ग्रेट बियर। देन उसके बाद ओरियन को हमने हंटर की तरह रिप्रेजेंट किया था। देन कैसोपिया को यहाँ पर इन्होंने कोई लेडी को रेफर किया है, एंड लियो मेजर को यहाँ पर लायन। तो ये लियो मेजर के बारे में आपने इतना नहीं पढ़ा, तो ये आप बस याद रखना कि इसका क्या शेप है। इन सब कॉन्स्टलेशन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, स्पेशली उर्सा मेजर एंड ओरियन। ओके, कैसोपिया तो बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे सन की। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। हमारे सबसे पास अगर कोई स्टार है तो वो है सन। इट इज कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ द हीट एंड लाइट। सन इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। ठीक है, सन लगातार बहुत ज्यादा हीट और लाइट जो है एमिट कर रहा है, एंड सन इज द मेन सोर्स एंड वन एंड ओनली सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द ऑल द प्लैनेट्स। ओके, अर्थ पे तो आजकल ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो मतलब आपको हीट एंड लाइट देती हैं, पर प्लैनेट्स के लिए मेन सोर्स, बाकी प्लैनेट्स के लिए मेन सोर्स यही है। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, एंड प्लैनेट्स के अंदर जो एस्टेरॉइड, मीटियोर्स एंड स्काई में इन सब चीज़ों की, सैटेलाइट्स, इन सब चीज़ों की। अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन कॉल्ड
ऑर्बिट। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम देखेंगे। ऑर्बिट किसे कहते हैं? हर प्लेनेट का एक पर्टिकुलर पाथ है, ठीक है, ताकि वो आपस में भिड़े ना, अपने पाथ पे वो सन के आसपास रिवॉल्व करे, तो इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। अब मैं एक बार रिवॉल्यूशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? अगर ये आपका अर्थ है तो अर्थ के आसपास चक्कर लगाना, या सन है, सन के आसपास चक्कर लगाना, ठीक है, किसी भी चीज के जब आप गोल चक्कर लगाते हो उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। एंड रोटेशन हम किसे कहते हैं? जब आप अपनी जगह पर ही खड़े होके, या प्लेनेट अपनी जगह पर ही रोटेट कर रहा है, ओके। एंड जो वो टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन करने में, उसको हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन। ये बहुत अच्छी बात है कि सन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा प्लैनेट का, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे यूरेनस है, कितना दूर है ये सन से, है ना, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये टाइम भी उतना ज़्यादा ही लेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। आई होप ये चीज़ आप प्रैक्टिकली भी सोचो तो समझ गए होगे। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। अपनी जगह पर, मतलब अपनी जगह पर रोटेट करना एक बार, ठीक है, उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, द प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, सारे प्लैनेट्स की एक एक करके बात करेंगे। मर्क्यूरी, जिसको आप बुध कहते हो हिंदी में, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये स्पेशलिटी सब प्लैनेट्स की आपको याद रखनी है, कौन नियरेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है, किसके पास कितने मून्स हैं एंड कितनी सैटेलाइट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लैनेट्स के बारे में जो आपको एकदम दिमाग में बिठा के रखनी है। तो मर्क्यूरी नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होराइजन। होराइजन क्या होता है? जहां पर आपको जो ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, जहां पर आपको अर्थ मतलब जो लैंड होती है वो ऐसे खत्म होती हुई एंड स्काई ऐसे दोनों मीटअप करते हुए दिखते हैं वहां पर, ठीक है। इट कैन, जैसे रन ऑफ कच्छ इसका अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब आपको ऐसा अपीयरेंस आता है, ऐसा दिखता है कि बस धरती वहीं तक है एंड स्काई उसके साथ मीटअप कर रहा है। ब्यूटीफुल कलर होता है एंड ये आपको समुद्रों के पास भी मिलता है। इट कैन बी जस्ट, तो आप कब देख सकते हो मर्क्यूरी को? सनराइज, जब सन उग रहा होता है एंड सन सेट हो रहा होता है। मर्क्यूरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मर्क्यूरी की खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। एंड एक ये, अब हम बात करेंगे वीनस की, जिसको शुक्र कहते हैं आप हिंदी में। ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स इन द नाइट स्काई, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये भी आपको याद रखना है। इट अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज और इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। Therefore, it is often called the morning or the evening star. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, why Venus is called as evening star, और बच्चे नहीं लिख पाते हैं इसका आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये क्या, मतलब हर किसी में हम क्या लर्न करें कि कब हमें ये विजिबल होता है, बट इसमें बहुत जरूरी है लर्न करना कि ईस्टर्न स्काई में ये हमको दिखता है एंड बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले आपको वीनस दिखेगा, एंड वेस्टर्न स्काई में भी दिखेगा। अब आप बोलोगे सिर्फ ईस्टर्न में दिखता है, नहीं, वेस्टर्न में भी दिखेगा, लेकिन वेस्टर्न में जस्ट सनसेट के बाद आप देखोगे तो आपको दिखेगा। सनराइज में क्या था? सनराइज के जस्ट पहले ईस्ट में, एंड वेस्ट में सनसेट के जस्ट बाद। अब थोड़ा सा सैटेलाइट और मून के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसके पास खुद की कोई सैटेलाइट या खुद के मून है। इसके पास कोई मून, कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट और मून एक ही बात है, ठीक है। सैटेलाइट दो तरीके की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन मेड होती है। एंड नेचुरल सैटेलाइट में तो एक ही होगा, मून। तो इनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट मून जैसा नहीं होता है। एंड रोटेट, ये कहाँ रोटेट करता है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, बल्कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। क्वेश्चन वन वर्ड में पूछा जाता है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। द अर्थ, अब अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी तो बहुत सारी क्वालिटी है जिसको हम यहाँ पर 2 स्लाइड्स में देखेंगे। पृथ्वी, जिसको आप कहते हो, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट ड्यू टू द राइट डिस्टेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको क्वेश्चंस बताते चल रही हूँ, प्लीज इसको नोट करते जाना। ये मोस्ट नोन क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो में देख सकते हो, जिसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने सब बताए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, एंड बच्चे लिख देते हैं क्योंकि राइट डिस्टेंस पर है ना, सन से एकदम राइट डिस्टेंस पर है, एंड इसका राइट टेम्परेचर रेंज है, वाटर प्रेजेंट है, एक सुटेबल एटमोस्फेयर प्रेजेंट है, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन है। बच्चे लिख देते हैं, उनको फुल मार्क्स मिल जाते हैं।
अब कुछ और क्वालिटीज आप देख लेते हैं फ्रॉम स्पेस। अर्थ जो है स्पेस से देखोगे तो ब्लू और ग्रीन अपीयर होती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, क्योंकि वाटर और लैंड का जो रिफ्लेक्शन आपको दिखता है दूर से। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ हैज ओनली वन मून। अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक मून है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है अर्थ के पास कितने मून है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मून है यार अर्थ के पास। ओके, एंड ये जो टिल्टेशन है ना, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड आपको दिखता है। ठीक है, इसी टिल्टेशन की वजह से ही सीजन्स चेंज होते हैं अर्थ पे। ओके, तो आई होप अर्थ का बहुत आसान भी है, एंड ये वाली चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एंड मून, अब हम बात करेंगे मार्स के बारे में। मार्स जिसको आप कहते हो मंगल, इट अपियर्स स्लाइटली रेडिश, रेड कलर का दिखता है, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। व्हाई द मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? बिकॉज इट अपियर्स रेडिश। एंड कितनी इसके पास नेचुरल सैटेलाइट है? 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट्स कितनी सैटेलाइट है ये याद रखना। ठीक है, एंड उनकी एक स्पेशल क्वालिटी जैसे ब्राइटेस्ट, नियरेस्ट क्या है, एंड रेडिश, तो इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जुपिटर जिसको आप बृहस्पति कहते हो, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस इनसाइड इट। 1300 अर्थ आप जुपिटर के अंदर आराम से फिट कर सकते हो। ठीक है, ये तो फिर भी अबाउट बोला गया है। ओके, द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। जो जुपिटर का मास है, यहाँ पर वेट की बात नहीं की जा रही है, मास की बात की जा रही है। मास और वेट में क्या अंतर होता है ये आप पढ़ोगे 9th में। ठीक है, तो जो मास होता है जुपिटर का, ये 318 टाइम्स अर्थ का जितना मास है उसको 318 मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो मास निकलेगा वो जुपिटर का मास है। जुपिटर के पास 4 लार्ज मून्स है। जुपिटर के पास कितने हैं? 4 लार्ज मून्स है। एंड इसके पास भी रहेंगे, सब लोग सोचते हैं सैटर्न के पास ही रहेंगे, इसके पास भी रहेंगे, बट वो बहुत फेंट रहेंगे, उतना अच्छे से दिखती नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे सैटर्न, यानी जिसको आप हिंदी में बोलते हो शनि। इट अपियर्स येलोइश इन कलर, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द सैटेलाइट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि येलोइश है कलर में एंड लार्ज नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स है। इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से भी कम इसकी डेंसिटी है। अब यूरेनस एंड नेपच्यून की बात करते हैं। दीज आर द 2 आउटर मोस्ट प्लैनेट, मतलब ये सबसे आउटर मोस्ट है एंड ऑफ द सोलर सिस्टम। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये है यूरेनस एंड दिस वन इज द नेपच्यून। यूरेनस जो है वो बिल्कुल वीनस की तरह ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। एंड अर्थ कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। यूरेनियस इज हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। सबसे ज़्यादा जो यूरेनस है उसकी बहुत ज़्यादा हाईली टिल्टेड है, उसकी जो रोटेशनल एक्सिस है। ओके, यहाँ पर हमने अपने प्लैनेट्स कंप्लीट कर दिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से इनर प्लैनेट्स किसको कहा जाता है, आउटर प्लैनेट किसे कहा जाता है। द फर्स्ट 4 प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर मच नियरर द सन। सन से काफ़ी पास हैं ये, इसलिए हम इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स। ये बहुत अच्छी बात है इनर प्लैनेट्स के बारे में कि उनके पास बहुत ही कम मून्स होते हैं। एंड इनर प्लैनेट्स में आ गया मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, जो मार्स के ऑर्बिट के बाहर हैं, वो ऐसा नहीं है कि ये सोलर सिस्टम में नहीं आते हैं, बट हम उनको आउटर प्लैनेट्स का नाम देते हैं। लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम। इनके आसपास रिंग सिस्टम होता है एंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ द मून्स। एंड इनके पास जो इनकी नेचुरल सैटेलाइट मून है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हो कि जुपिटर की जो ऑर्बिट है उससे पहले कुछ छोटे छोटे पत्थर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इसी को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एंड कॉमेट्स, दिस वन इज द कॉमेट। लॉन्ग टेल सी आपको दिख रही है एंड ब्राइट शाइन कलर का आपको वो दिखता है। इसके बारे में और पढ़ने के लिए हम चलते हैं स्लाइड्स पे। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। आप देख ही रहे होगे कि मार्स और जुपिटर, इन दोनों के ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा गैप होता है। अब वो गैप ऑक्यूपाई कौन करता है? बहुत स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, ये भी सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, इन्हीं को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट अपीयर जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट हेड होता है, एक लॉन्ग टेल सी होती है। आप इसी को जो मैंने टिक किया हुआ है यहाँ पर, इसी को हम कॉमेट कहते हैं। ब्राइट हेड होता है इसका एंड लंबी सी टेल। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। जैसे जैसे ये सन के पास जाता है, इसकी जो टेल है
वो और ग्रो करने लगती है। हेली कॉमेट विच अपीयर आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स के बाद आपको ये हेली कॉमेट दिखता है। इसको लास्ट देखा गया था 1986 में। अब आप बताओ कि ये वापस आपको कब देखने को मिलेगा। हमने ये पढ़ लिया कि 76 ईयर्स के बाद ये हमको वापस देखने को मिलेगा। नाम क्या है? हेलीज कॉमेट। अब हम दो चीज़ों के बारे में और बात करेंगे, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मीटियोर्स क्या होता है? ब्राइट स्ट्रीक ऑफ अ लाइट इन द स्काई कॉमनली नोन एज अ शूटिंग स्टार आर कॉल्ड द मीटियोर्स। मीटियोर्स हम कुछ इस तरीके कहते हैं, आपको एक ब्राइट स्ट्रीक सी दिख रही होगी, ठीक है, जिसको आप शूटिंग स्टार भी बहुत लोग नाम देते हैं, इसी को हम मीटियोर्स कहते हैं। इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, यानी इसकी इतनी हाई स्पीड की वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। अब फ्रिक्शन होने की वजह से ये बहुत, इसके आसपास बहुत हीट जनरेट होती है। इट ग्लोज एंड इवेपोरेट क्विकली, देयरफॉर द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। अब मीटियोर से क्या क्वेश्चन आ जाएगा? एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटियोर से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन आने की कि मीटियोर्स अर्थ पे पहुंचने से पहले ही क्यों ऐसे गायब हो जाता है, इवेपोरेट क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर आप यहीं से दोगे कि बहुत मीटियोर्स बता दो पहले क्या होते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट अप हो जाता है। इट ग्लोज एंड इवेपोरेट क्विकली, एंड ये बहुत आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा एंड अचानक से इवेपोरेट हो जाएगा ये, ठीक है। देयरफॉर द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए जो ब्राइट स्ट्रीक है, ब्राइट स्ट्रीक होगा यहाँ पर, ब्राइट स्ट्रीक जो है आप इसको नाम दे सकते हो देयरफॉर द मीटियोर लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि ये इतनी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ग्लो करके इवेपोरेट कर जाता है। Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely, called a meteorite। अब ये meteorite है, ठीक है, ये आपको दिमाग में अच्छे से रखना। मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है एंड ग्लो कर, बट कुछ ऐसे मीटियोर्स होते हैं जो बहुत लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो जब ये मतलब ये आसानी से अर्थ तक पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि वो इवापोरेट कर जाए कंप्लीटली, इवापोरेट होते हैं पर कंप्लीटली इवापोरेट नहीं होते, अर्थ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मीटियोर्स को हम मीटियोराइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट तो आप सबको पता है, लाइक मून। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट सैटेलाइट। सबसे पहले सैटेलाइट क्या होती है? कोई भी सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के आसपास रिवॉल्व कर रही है। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, रिवॉल्व कर रही है। जैसे मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है, मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, एंड वो उसके आसपास घूम रहे हैं। Aryabhatta was the first Indian satellite and artificial satellite which are man-made। आर्यभट्टा जो था हमारा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, एंड सम द अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर, कुछ यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं आपकी बुक में बाकी सैटेलाइट्स के भी, जैसे INSAT, IRS, कल्पना 1, एड्यूसैट, ये सारे एक्सेट्रा। दे आर यूज फॉर, सैटेलाइट्स क्यों ज़रूरी है ये आपको याद रखना है, एंड डिफरेंट सैटेलाइट्स के आपको नाम याद रखने हैं। दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर, वेदर जानने के लिए, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन्स, रेडियो सिग्नल्स के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, एंड रिमोट सेंसिंग, जो एरियाज है वहाँ पर भी टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क बनाए रखने के लिए। इन सब के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स काम आती हैं। बुक में इसकी फोटो है, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो आपको जो हेली कॉमेट है वो कब, जब भी विजिबल हो तो उसके 76 ईयर्स बाद अब कब विजिबल होगा वो आपको कमेंट करना है। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा, इसके नोट्स आपको पसंद आए होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।